हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी में। मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन और पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, जितने भी टेट आते हैं उन सब में साइकोलॉजी एक जैसी ही रहती है। सी टेट में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाता है, थोड़ी सी पेडागोजी ज़्यादा हो जाती है, तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 52 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 53 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, आज के सेशन में देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका अभी वही चाइल्ड डेवलपमेंट से ही लेकर के है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस पर एक नज़र दीजिएगा और अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा कि नोटिफिकेशन को लेकर के हमने एक अपडेट दिया था, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं थी कि हाँ बिल्कुल फैक्ट अपडेट तो नहीं था, बट उस अपडेट में आप देखेंगे दोस्तों तो दिया गया है, और उस लाइन में आप मतलब बिल्कुल क्लियर जहाँ नहीं होता है वहाँ उसमें क्लू ढूंढे जाते हैं। तो कुछ ऐसा हिंट है जिससे कि आपको संभल जाना चाहिए और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि जल्द ही आपका एग्ज़ाम होगा और मौका आपको नहीं मिलेगा कि आप नोटिफिकेशन का वेट करें और नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको ढेर सारा मौका मिले कि चलो अब तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो इस चक्कर में मत रहिएगा दोस्तों। हमारा देख लीजिएगा हमारे प्रीवियस वीडियो जिसमें कि हमने अपडेट बताई है आपको, और आपको हिंट जरूर मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य क्या होता है? किस पर्पज से शिक्षा हम लेते हैं? क्या आजीविका कमाना है उद्देश्य, या बच्चे का सर्वांगीण विकास, या पढ़ना और लिखना सीखना है, या फिर बौद्धिक विकास? देखिए, क्वेश्चन के आंसर पर जब हम जाएंगे तो हमें एक से अधिक क्वेश्चन के आंसर सही लगेंगे, लेकिन आपको एक से अधिक तो करने नहीं है, करना तो एक ही है। तो इसमें आप बेस्ट ऑप्शन तक कैसे जाएं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजीविका कमाना एक अपने आप में लिए हुए एक इम्पॉर्टेंट मेन रोल है। आजीविका कमाने के लिए मेन पर्पज़ तो यही होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली ज़रूरतों को पूरा कर सकें, है ना, नीड्स को हम पूरा कर सकें। तो आजीविका कमाना भी आपका हो जाएगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे तक लेके जा रहे हैं, सीमित कर रहे हैं शिक्षा को, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ले रहे हैं, तो पढ़ना और लिखना पर आपका दिमाग जा सकता है। बौद्धिक विकास, ये सभी अपने आप में बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको उसमें से भी सबसे बेस्ट लेना है। और क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों अति महत्वपूर्ण। अति ये मतलब सबसे बेस्ट, अति का मतलब हुआ महत्वपूर्ण, ये भी है, ये भी है, ये भी है। चारों ऑप्शंस आपके महत्वपूर्ण हैं, बट आपको सबसे बेस्ट देखना है। तो क्या होगा दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स हैं, पॉजिटिव वर्ड्स में आते हैं वो, जैसे सर्वांगीण विकास। ये पॉजिटिव वर्ड है। सर्वांगीण में सब कुछ आपका आ गया। बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास अगर कहा जाए तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ये आता है कि बच्चे के हर एक चीज़ का मतलब आजीविका कमाने का भी उसमें आ गया, पढ़ने और लिखना सिखाने का, बुद्धि के विकास का भी आ गया। हर एक तरह का डेवलपमेंट, बच्चे में मेच्योरिटी भी आए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, बच्चा सोशलाइजेशन भी सीखे, हर एक चीज़, और अपने लाइफ में आगे जाकर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी शिक्षा को प्राप्त करें, मतलब स्किल्स भी सीखे। तो ये सब कुछ आ जाता है आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास में। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन। ओके, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। बता दिया गया है यहाँ पे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 90 से लेकर 110 तक है, तो वो किस में आएगा? सामान्य बुद्धि में आएगा, प्रखर बुद्धि में आएगा, उत्कृष्ट बुद्धि में आएगा, या प्रतिभाशाली में आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य बुद्धि होता है 90। अब हम आपको बता दें कि ये तो फैक्ट है, यहाँ पे आपको जो होगा 90 से लेकर 110 के बीच वही आपको करना है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूं। देखिएगा ये लिस्ट है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, बुद्धि लब्धि और जो आईक्यू होता है, और उसका एक तरीके से अर्थ कहेंगे कि वो कितने तक आएगा। 140 अगर कहें हम, 140 से ज़्यादा होगा तो वो प्रतिभाशाली हो जाएगा। देखिए आपका डी ऑप्शन है प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली आपका हो जाएगा 140। ये हो जाएगा आपका 140 से एबव, ठीक है, ये जीरो है। 140 से एबव आपका हो जाएगा प्रतिभाशाली। और उसके जस्ट नीचे आता है 120 से लेकर 139 तक, तो अति श्रेष्ठ में आ जाता है, वेरी सुपीरियर। एंड 110 से लेकर के 110 से लेकर के 119 तक आ जाएगा आपका सुपीरियर। एंड 90 से लेकर
109 तक, मतलब 110 तक आ जाता है आपका, नॉर्मल में आ जाएगा। और फिर उसके नीचे जब 90 से नीचे आने लगेंगे हम, तो 90 से नीचे आपका 88 से लेकर के 89 तक हो जाएगा आपका डल। डल बच्चों को लिया जाएगा, जिसको मंद बुद्धि कहते हैं। 70 से लेकर 79 तक सीमांत बुद्धि बोलते हैं उसे, मतलब एक तरीके से। और 60 से और नीचे होगा तो मूढ़ बुद्धि। और 20 से 60 तक आएगा तो हीन बुद्धि। 20 से भी नीचे आ गया तो जड़ बुद्धि। तो इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें आपको कुछ भी पूछे तो आप बता पाएंगे। तो आप जो ये इमेज देखिए और इसमें जो भी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 90 से लेकर 110 तक के नहीं बनेंगे, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये पूरा दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको आप सब देख लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 90 से 110 तक, 110 तक, 90 से लेके 110 तक के बीच का जो होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, 90 से लेके 109 तक लिखा गया है यहाँ पे नॉर्मल, तो हम इसको नॉर्मल ही कहेंगे। 90 से लेके 110 तक नॉर्मल मतलब सामान्य। ओके, सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सामान्य बुद्धि कहेंगे इसको। अब 110 के ऊपर होगा तो आपका हो जाएगा उत्कृष्ट बुद्धि। ठीक है, प्रखर बुद्धि। और 140 से भी ऊपर तो प्रतिभाशाली में आ जाता है। आप लिस्ट देखें और उसके अकॉर्डिंग पूरा तैयार कर लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। व्यापक मूल्यांकन, ये जो वर्ड दिया गया है इससे मतलब क्या है। सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक का मतलब होता है बड़े तौर पे, और सतत हमेशा होते रहने वाले मूल्यांकन से लिया गया है। ये नहीं कि बहुत दिनों के बाद होगा, या 3 माह के पर, 6 माह पर, या 1 साल पे जो होता है वो नहीं। सतत मूल्यांकन का मतलब है कि रोजाना आप एक पाठ पढ़ाएं, उसके बाद उसका मूल्यांकन करें कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीखा, नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा, क्या कारण रहा, ये सब का भी आप जानें, देखें, समझें। तो ये जो व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन कहा जा रहा है, इस शब्दावली का अर्थ पूछा जा रहा है क्या है। इसका अर्थ हो गया दोस्तों, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, मतलब शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ जो एक्टिविटीज कराए जाते हैं उनसे भी, उनसे जुड़े, और बच्चे का हर एक तरह का मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज का, हर एक तरीके का बच्चे का विकास कितना हो रहा है। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन में ये दोनों आ गए, ये सभी आ गया, सतत और व्यापक आ गया आपका इसमें। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए आगे देखेंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कब शांत करनी चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा कब शांत करनी चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो तब करनी चाहिए, या जब विद्यार्थी फुर्सत में हो तब करनी चाहिए, या कुछ समय पश्चात करनी चाहिए, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो दोस्तों आप तो, आपके ये क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा। तो कुछ इजी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इसका क्वेश्चन आप अपने कॉमन सेंस से ही दिया जा सकता है। बच्चे के अंदर जब भी क्यूरियोसिटी आए, बच्चा कोई भी क्वेश्चन करता है, उसी समय अगर आप बता देते हैं तो बच्चा वो तुरंत माइंड कैच कर लेता है, एंड और भी ज़्यादा सीखने की उत्सुकता बढ़ती है। बट कोई भी चीज़ अगर उस समय आप बच्चे को दबा दें कि चलो हटो मत पूछो, अभी शांत रहो बाद में बताएंगे, तो बच्चा पूछना बंद कर देता है, या फिर उसकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाती है, सीखना कम हो जाता है। तो बच्चे को तुरंत उसी समय ही बता देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए। जरूरी नहीं है स्टूडेंट, लाइफ में भी पेरेंट्स को चाहिए, या फिर कोई भी बच्चा मिले या कोई भी मिले, कुछ भी पूछता है, तो अगर आपको पता है उसके बारे में तो आपको उसकी जिज्ञासा तुरंत शांत करनी चाहिए, उसको उसके बारे में आपको जो भी नॉलेज है तुरंत बताना चाहिए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता ने पढ़ा नहीं है, अनपढ़ है वो, तो ऐसे बच्चों को आप इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। क्या करेंगे इसके लिए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले ही कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, तो मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो में बता दूंगी, लेकिन अगर आप मेरे सारे सेशन को देखेंगे ना, तो सारे वीडियोज में जो मैं आप लोगों को समझाती हूँ उसके थ्रू सारे मैं खुद ही बता देती हूँ। देखिए, जैसे बाध्य करेंगे, बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है, बाध्य नहीं करना, ये नेगेटिव वर्ड्स में आ जाएंगे। फिलहाल एग्जाम से पहले मैं आप लोगों को एक लिस्ट करके बता दूंगी, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस और अच्छी कर सकें। लेकिन आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो खुद ब खुद आप समझ जाएंगे क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। तो बाध्य करेंगे बिल्कुल भी नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गया तुरंत। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने
से रोकेंगे। ये भी गलत हो गया। बच्चे को आप किसी भी चीज़ से बोलने के लिए नहीं रोकेंगे। क्यों रोकेंगे आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। पहला है कि आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। अभी बच्चा उस परिवेश से आया है जहाँ की उसके माता पिता खुद अनपढ़ हैं। बच्चा वो इंग्लिश सीखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, परिवेश में उसने ये वर्ड नहीं पाया। तो आप अंग्रेजी में बात करके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो होगा नहीं। और बाध्य बिल्कुल नहीं करेंगे और मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, जी नहीं, मातृभाषा में बोलने से नहीं रोकेंगे आप। बच्चे को अपनी मातृभाषा के साथ ही इंक्लूड करके सिखाएंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। तो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो हम एग्ज़ाम तक बिल्कुल बेस्ट करेंगे। आप सिर्फ स्कोर ही मतलब पासिंग स्कोर ही नहीं लाएंगे बल्कि बेहतर लाएंगे। आप 110 120 तक जा सकते हैं, बस अपनी प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर पूछा जा रहा है कौन सा सर्वोत्तम है। तो सबसे बेस्ट आपको देखना है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। अब बताइए क्या आप जो भी बच्चों को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, कुछ बच्चे हैं समूह में खेल रहे हैं तो क्या सारे बच्चे एक जैसे आपको दिखते हैं? पहले ही गलत हो गया दोस्तों। ये ऐसा थोड़ी ना होता है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। देखिए, अब इसमें इन तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सही बात है, कुछ बच्चे होते हैं सेम और कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो बिल्कुल आप ये भी सोचेंगे कि कुछ बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है, वो पुअर हैं खेलने में या किसी भी चीज़ में, और कुछ बच्चे हैं जिन्हें आ रहा है तो आप उन्हें विशिष्ट मान सकते हैं। लेकिन आपका आंसर क्या होगा? दैट विल बी बी ऑप्शन आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कहने का मतलब क्या है कि हर एक बच्चे में ये नहीं है कि सभी गुण विद्यमान हों, लेकिन कुछ ना कुछ खूबियाँ सब में होती हैं। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ खूबियाँ सब में हैं। हम शिक्षकों को, हम पेरेंट्स को, हम अभिभावकों को बच्चे के अंदर की खूबियों को देख करके उसे निखारना होगा, उसे बाहर लाना होगा। तो हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अगर प्रयास किया जाए, अगर उन्हें सही डायरेक्शन मिले, सही परिवेश मिले और सही तरीके से इंटरेस्टिंग वे में सिखाया जाए तो हर एक बच्चा विशिष्ट है, सब कुछ बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होगा, ये आपका राइट आंसर है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। मतलब प्रत्येक बच्चा खास होता है। ठीक है, स्पेशल बच्चे होते हैं सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, बच्चे का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा द्वारा, बोर्ड अगर जो एग्जाम कराती है उससे बच्चे का जो डेली विकास हो रहा है या विकास अवरुद्ध हो रहा है या कुछ कमी हो रही है, ये पता नहीं चल पाएगा। सिर्फ बोर्ड के द्वारा ये पता नहीं चलता है, तो बोर्ड से नहीं, ये सही नहीं होगा। सतत और व्यापक अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड लिए हुए है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे भी देखेंगे। गृह परीक्षा द्वारा मतलब घर पर ही परीक्षा कराकर, और लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। देखिए, लिखित और मौखिक का परीक्षा करा ले रहे हैं तो एक्टिविटी बेस्ड जो होगा या प्रोजेक्ट वगैरह होगा वो कैसे होगा? वो तो स्कूलों में ही होता है ना। तो सबसे बेस्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। व्यापक मूल्यांकन में हर तरीके का हो जाता है, लिखित, मौखिक, एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड, हर तरीके का। और सतत मतलब रोजाना, हमेशा आप जितना भी पढ़ा रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। अगर कमी रही तो उसमें फिर किस तरीके से सुधार किया जाए, ये तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, दैट विल बी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम 59 चल रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 62 है, तो दो क्वेश्चन कहाँ गया? तो दोस्तों बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि रिपीट हो जाते हैं तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसे मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा और रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसे नहीं लिया है। चलिए देखेंगे, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा करता है, आप क्या करेंगे? देखिए, सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि प्रायः बच्चा अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा कर लेता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? बच्चों के पास जाएंगे और उन्हें सजा दे देंगे, या आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे? आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे और आप उनके माता पिता से शिकायत करेंगे।
तो दोस्तों देखिए, इसमें आप बच्चे को सजा देंगे ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को सजा नहीं देना है। बच्चों के लिए सारी व्यवस्था है, शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, शिक्षक हैं, सभी बच्चे के लिए हैं। तो सजा नहीं देंगे आप, बिल्कुल गलत है। विद्यालय से निकालना भी बिल्कुल गलत है। ये दोनों बिल्कुल गलत है, निकालना भी नहीं है। उनके माता पिता से शिकायत करेंगे। चलिए मान लीजिए कि आपने शिकायत कर भी दिया, तो विद्यालय में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तो आप हैं, आप उसे देखेंगे ना, आप इंचार्ज हैं, आप टीचर हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो टीचर से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। आप कारण का पता लगाएंगे, लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम क्या थी, क्यों झगड़ा हुआ बच्चों के बीच में, और उन्हें परामर्श देंगे कि बेटा ये गलत है, या जिसकी गलती है आप उसे समझाएंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और आप उन्हें परामर्श देंगे। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है, उसमें शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो दोस्तों छोटी कक्षाओं की बात की जा रही है, शिक्षण की खेल विधि, मतलब शिक्षण की खेल विधि को हम क्या कहेंगे? मतलब ऐसी विधि, जो ऐसी शिक्षा जो कि खेल खेल में दी जाए। ठीक है, शिक्षण की खेल विधि का मतलब ऐसी शिक्षा बच्चों को कराई जाए, बच्चों को दी जाए, इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए जो कि बच्चे खेल खेल में सीख जाएं। बच्चों पर बैग का बर्डन ना रहे, बच्चों पर किताबों का बोझ ना रहे, बच्चों पर होमवर्क का बोझ ना रहे, और बच्चों को ये ना लगे कि नहीं, बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो खेल तो सभी बच्चों को अच्छा लगता है, तो खेल खेल में सीख जाएंगे। किस तरीके से? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम करवाने पर सीखेंगे, या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर सीखेंगे? दोस्तों सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, विकास एवं वृद्धि। देखिए, विकास भी होगा बच्चों का, कुछ ऐसे गेम्स हम कराएंगे जिससे कि बच्चों का शारीरिक विकास भी हो, वृद्धि भी हो, और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का मतलब ये हो गया कि उसके साथ साथ बच्चों के मानसिकता, बच्चों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, वो भी हो। मतलब बच्चे कुछ सीखें, अपने चैप्टर से रिलेट करके बच्चों को कुछ ऐसा प्ले कराया जाए, कुछ ऐसे गेम्स बनाया जाए कि बच्चे उसमें अपने चैप्टर को भी कवर कर लें, कुछ सीख भी जाए अपने परिवेश को लेकर के, अपने पर्यावरण को लेकर, अपने समाज को लेकर के, और साथ ही साथ उनका वृद्धि और विकास भी हो, वो मैच्योर भी हो, और उनका ज्ञान भी बढ़े। ठीक है, तो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। मतलब जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें क्या सलाह दी जानी चाहिए कि वो कक्षा के बाद शिक्षक से मिले, या कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्या होगा बताइए? देखिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बाद में क्यों? मैंने ये क्वेश्चन में आपको बताया ना, बच्चे की जिज्ञासा तुरंत शांत करनी चाहिए, तो बाद में मिलने के लिए नहीं, बल्कि आप बच्चे की जिज्ञासा तुरंत शांत करें, तो बाद की बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। ये आपका नेगेटिव सेंस लिए हुए है, बाद में क्यों टालेंगे आप? तुरंत बच्चे को बताइए। और कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाँ, ये अपने आप में एक पॉजिटिव लिए हुए है। चर्चा में भाग लेने से बच्चे कुछ कहते हैं और कुछ सुनते हैं लोगों का, तो इससे बच्चों का नॉलेज बढ़ता है। बट और भी ऑप्शन देख लीजिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित। देखिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना भी सही है कि बच्चे ढूंढें, लेकिन आप उस प्रश्न का जो बच्चे ने किया उसका आंसर तो आप तुरंत दीजिए, तत्काल उनकी जिज्ञासा को शांत कीजिए, और उन्हें प्रोत्साहित करिए कि बेटा आप हमेशा ही ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढा करिए, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ पे आप खुद से ढूंढिए, ना मिले तो हमसे पूछा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी इसमें आ जाएगा, स्वतंत्र पहले ढूंढें, ना मिले तो टीचर से पूछें, और लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, और चर्चा में भाग लें। ये तो सभी आ जा रहे हैं पॉजिटिव में, लेकिन आपको एक ही बेस्ट लेना है, तो सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब बच्चा जब आपसे कुछ प्रश्न पूछता है, तुरंत आप उसे उसकी जिज्ञासा को शांत कीजिए, तुरंत आप प्रश्न के बारे में बताइए, आंसर दीजिए, और उससे कहिए कि आप खुद से भी ढूंढा कीजिए, और हमेशा जब भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आकर के पूछ लिया कीजिए, जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो, बच्चा उस क्वेश्चन को पूछ करके ये फील करे कि नहीं, मुझे कुछ पता चला, उसे खुशी फील हो, और वो आकर के आपसे बार बार पूछे, प्रोत्साहित कीजिए आप। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता,
तो आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है कि अगर अभिभावक आपसे मिलने नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एज अ टीचर आप क्या करेंगे? बच्चों की उपेक्षा उपेक्षा करेंगे कि तुम्हारे पेरेंट्स कभी नहीं आते हैं? ये गलत है। अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। देखिए, अब दंड देना शुरू करेंगे, कभी भी नहीं, नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल हटा दीजिए, बच्चों को कभी दंड नहीं देना है। उपेक्षा बच्चों की नहीं करनी है, जिससे कि बच्चों की मनोदशा में कुछ अलग फीलिंग आए, कुछ गलत फीलिंग आए, तो उपेक्षा भी नहीं करनी है। हाँ, अभिभावक को आप लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिखने से भी अभिभावक नहीं आ रहा है। यहाँ पे दिया जा रहा है कभी भी नहीं आते हैं, तो सिर्फ आप लिख देंगे तो जरूरी नहीं है कि अभिभावक आ ही जाए। मान लीजिए आप लिख करके एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यदि तब भी अभिभावक नहीं आते हैं, तो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन, कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और बच्चे की ग्रोथ के बारे में, बच्चे के प्रॉब्लम्स के बारे में शेयर करेंगे। ठीक है, बात करेंगे उनसे, तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएं, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर उनसे समझें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज के हमारा क्वेश्चंस आज का आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखिएगा, हमारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको कुछ और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप किसी भी सब्जेक्ट को डालेंगे C-TET बाई सरिता पांडे करके या RN एजुकेशनल एकेडमी करके डालेंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सफिशिएंट वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी हम जो तैयारी करा रहे हैं फिर से एक तरफ से, उसमें भी आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के लिए शामिल होइए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो एक बार हम, अगर आप नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।